हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का अगला पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म 1945 में बिहार में हुआ। ये अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए और मंत्री बने। जाबिर हुसैन जी हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखते थे। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। इन्होंने इस पाठ में सालिम अली के बारे में लिखा है। सालिम अली जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने कहा है कि जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी में लिखा गया संस्मरण है। यानी कि संस्मरण, उन्होंने लेखक की यादों के बारे में बहुत कुछ लिखा था, उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है सांवले सपनों की याद। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख बहुत निराश कर देता है लेखक को, जो कि उसने अपने सपनों को सांवला कहा है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की अभिव्यक्ति दिल को छू लेती है। उन्होंने कहा है कि सालिम अली जो पक्षियों से संबंधित थे, उनके बहुत सपने थे, लेकिन अब वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब सालिम अली की मृत्यु हो गई है और किसी की मृत्यु को वश में कर ले ऐसा कोई हुआ नहीं है। जो कोई सालिम अली को ले जा रही है भीड़, और सालिम अली भी उन सपनों को जो सैलानी क्या होते हैं, यात्री, सैलानियों की तरह एक अंतहीन सफर पर निकल पड़े हैं। यानी ये उनका अंतिम सफर है, अर्थात शव यात्रा निकाली जा रही है और उनके साथ ही बहुत सारे सपने जो कि पक्षियों को लेकर थे, वो भी अब समाप्त हो गए हैं। अब तो वे वह पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाकर मिट्टी में मिल जाएगा। कोई चाहकर भी, अपना जीवन देकर भी उसे जीवित नहीं कर सकेगा, चाहे हमें कोई कितना ही प्रिय हो, कितना ही हमें उससे लगाव हो, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम चाहकर भी उसे जीवित नहीं कर सकते। चाहे कितने ही बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, कितने ही मंदिरों में पूजा कर ले, जतन कर ले, लेकिन उसे जीवित नहीं किया जा सकता। फिर लेखक कहते हैं कि कोई भी इस समय उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जीवन ही पक्षियों की खोज में निकाल दिया है। वे कहते हैं कि इंसान को पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, पक्षियों को पक्षियों की नजर से ही देखना चाहिए, अर्थात उन्हें स्वार्थ भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। सालिम अली को तो पक्षियों की आवाज, पक्षियों का कलरव भी एक मधुर संगीत सुनाई देता था और उनकी भावनाएं विशेष रूप से पक्षियों के साथ भावनात्मक थी। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में बात करें तो हमें विश्वास ही नहीं होगा कि कोई पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। उनके मन में पक्षियों व प्रकृति के प्रति भावुकता थी। बहुत ही भावुक हो जाते थे किसी भी पक्षी को देखकर। प्रकृति, अगर कोई आंधी तूफान या कोई ऐसी आपदा आ जाती थी, उसे देखकर बहुत दुखी होते थे कि अब इन पक्षियों का क्या होगा। तो हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कोई सचमुच ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा जीवन पक्षियों की खोज में समर्पित कर दिया। ऐसे ही जैसे हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ पर, वृंदावन में
गोपियों से शरारतें की, रास लीलाएं की, माखन के भांडे फोड़े, बंसी बजाई थी। जब भी हम वहां जाते हैं तो ये सारी सुनी हुई बातें हमें सत्य प्रतीत दिखाई देती है। हमें लगता है कि जो कुछ भी बातें हमें सुनाई जा रही है या हम किसी से सुनते आ रहे हैं वो बिल्कुल वास्तविक थी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी साक्ष्य या प्रमाण सत्यता का नहीं मिल सका है। कहते हैं कि वहां नदी का सांवला पानी दिखाई देगा, जिसकी एक कहानी है कि कभी इसी नदी में कालिया नाग का मृदन भी श्री कृष्ण ने वहां किया था। जो आपने सुना भी होगा, कालिया नाग से किस प्रकार श्री कृष्ण ने युद्ध किया था और उसे मार गिराया था। फिर लेखक कहते हैं कि जब वहां का माहौल देखते हो तो ऐसा लगेगा आपको कि सारा माहौल कृष्णमय हो गया है और अभी कहीं किसी गली से श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए भागते हुए हमारे सामने से निकलकर आएंगे। तो जब भी हम उधर जाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार ही जो सालिम अली है, जब भी पक्षी प्रेमियों की बात आती है तो सालिम अली का नाम सबसे पहले आता है। फिर लेखक कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व के बारे में कि कैसे थे। सालिम अली शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी उम्र लगभग 60 पार कर चुकी थी या पहुंचने वाली थी, अर्थात उनकी उम्र अभी 100 तक नहीं हुई थी, पहुंचने वाले थे 100 के लगभग। लेकिन लंबी यात्राओं के कारण और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। इन सब के बावजूद, यानी कि लंबी यात्राएं की और अंत में उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो गई जो मौत का कारण भी बन गई थी। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और हिफाजत मतलब रक्षा के लिए वो काम करते रहे। इसलिए उन्हें बर्ड वाचर भी कहा है। और बर्ड वाचर यानी कि उनके गले में एक हमेशा क्या लटका रहता, दूरबीन लटकी रहती थी। अर्थात सालिम अली को पक्षियों से इतना लगाव था कि वो हर वक्त अपने गले में दूरबीन रखते थे ताकि वो पक्षियों के बारे में सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी बात को भी जान सके। फिर आगे हम देखते हैं, लेखक ने बताया है कि उसकी एक रहस्यमयी दुनिया थी, हंसती खेलती। रहस्यमय क्यों? क्योंकि वो जंगलों में निकल जाया करते थे और उन्हें विश्वास होता था कि कुछ न कुछ नई बातें लेकर अवश्य लौटेंगे। उनके साथी की बात, जीवन साथी की बात करते हैं, जिसका नाम था तहमीना, और वो उनकी स्कूल के दिनों से ही सहपाठी भी रही है। उन्होंने अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव को तहमीना के साथ शेयर भी किया है, यानी कि उनसे बातचीत करके बताया है कि किस प्रकार से पक्षी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। एक बार उन्होंने केरल की साइलेंट वैली का जिक्र किया है। क्या? कि साइलेंट वैली जो कि केरल में है, वहां रेगिस्तानी हवा के झोंके चल रहे हैं और उन्हें डर था कि राजस्थान से जो रेतीली गर्म हवा आएगी वो केरल की जो सुंदर साइलेंट वैली है उसे कभी नष्ट न कर दे। इसलिए वो चिंतित हो गए और इसी बात को लेकर वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। चौधरी चरण सिंह भी बहुत अच्छे प्रकृति प्रेमी थे। वो भी कहते हैं कि मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंद का असर जानने वाले वो एक पहले ऐसे नेता थे। इसी कारण से सालिम अली भी उनके पास जो ये खतरा दिख रहा था इसको लेकर के गए। जब ये बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से रेगिस्तानी हवाएं साइलेंट वैली को नष्ट करने वाली है और अगर ये नष्ट हो गई तो पशु पक्षियों को बहुत नुकसान होगा, वो या तो मर जाएंगे या ये साइलेंट वैली छोड़कर भाग जाएंगे। ये बातें सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गई कि ये इतना भयानक दृश्य होगा, इतना भयानक नजारा होगा, और दोनों भावुक हो गए। लेखक कहते हैं कि आज सालिम अली भी नहीं है
चौधरी साहब भी नहीं है। चौधरी साहब कौन? चौधरी चरण सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। कौन बचा है अब नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेने वाला? यानी कि कौन बचा है जो इस प्रकृति से और इन पक्षी प्रेमियों, यानी कि पक्षी प्रेमियों की तरह पक्षियों से प्रेम करेंगे, उनके हित के बारे में सोचेंगे। आगे लिखा है सालिम अली के बारे में कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा लिखी, और उसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। कहते हैं फिर याद आती है कि उन्हें D.H. लॉरेंस की, जो एक पक्षी प्रेमी ही थे, बिल्कुल किसकी तरह? सालिम अली की तरह। D.H. लॉरेंस ये भी बहुत अच्छे प्रकृति प्रेमी थे, और ये इनके बारे में इनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस कहती है कि मुझसे ज्यादा तो जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तब कुछ पत्रकार इनकी पत्नी के पास आए और लॉरेंस के बारे में जानना चाहा कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो फ्रीडा ने बताया कि मुझसे ज्यादा तो हमारी छत पर बैठने वाली गोरैया भी इनके बारे में जानती है। क्यों? क्योंकि वो छत पर बैठे थे तो एक गोरैया आकर बैठ जाती थी और वो उसे घंटों देखते रहते थे, और फिर उसे देख करके, उसकी कलरव को सुन करके कविताएं लिखते थे। तब उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही ज्यादा जानते हैं। कौन? छत पर बैठने वाली गोरैया। किसके बारे में? लॉरेंस के बारे में। अब आती है बात, सालिम अली प्रकृति प्रेमी बने कैसे? तो उन्होंने बताया है कि ये एक पहेली की तरह ही है। एक तरह से बताते हैं कि जब सालिम अली छोटे थे तो उनके मामा आए थे और उनके लिए एक गिफ्ट लाए थे। जैसा कि गिफ्ट सभी को पसंद होता है, तो उनके लिए क्या ला के दी थी? उसके मामा ने एक एयर गन ला कर दी थी। अब सालिम अली उसे देखकर बड़ा खुश हो गया और उसे चलाने लगा, और एक दिन उसका निशाना एक चिड़िया पर था, और उसने एक चिड़िया, यानी कि गोरैया भी कह सकते हैं हम उसे, उसने गोरैया पर निशाना लगाया और उसे घायल कर दिया। अब वो गोरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी और उसके शरीर से खून निकलने लगा। यह देखकर सालिम अली बहुत भावुक हो गया, उसे बहुत दुख हुआ, और उसकी दयनीय दशा देख करके उसने उसकी मरहम पट्टी भी की, उसे अपने घर पर भी रखा, और उस दिन से उसने निश्चय किया कि वो प्रकृति के बारे में और पक्षियों के बारे में जानकारी रखेगा, इनकी हिफाजत के लिए वकालत करेगा, इनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार से भी जो कुछ हो सकेगा वो सभी कार्य करेगा। तो कह सकते हैं कि सालिम अली, उस दिन के बाद से सालिम अली प्रकृति प्रेमी बन गए। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को भी बदल दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। टापू यानी कि जिसकी कुछ सीमाएं हो, लेकिन सागर की कोई सीमा नहीं होती, तो वो एक सागर बनकर उभरे। जो लोग उसके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित थे, इनकी जो लोग जानते थे कि वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्हें महसूस होता है कि आज भी वो पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, कि कोई कहीं वो जंगल में गए हैं और पक्षियों के बारे में कुछ न कुछ नतीजे लेकर लौटेंगे। उनकी आंखों में आज भी सालिम अली की छवि दिखाई देती है। उन्हें लग रहा है कि जंगल से सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए वापस लौट आएंगे, और वो उनकी आंखें उन्हें याद करते हुए नम हो जाती है, और वो कह उठते हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? और ये एक यादों की तरह ही बन जाती है। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ, सांवले सपनों की याद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आपको दोबारा समझाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।